दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि फ्लिपकार्ट पे या अमेज़ोन पे और मीशो पे कोई भी अगर आपका मार्केट प्लेस है तो उस पे कुछ ऐसे प्रोडक्ट मैं आपको दिखाऊंगा कि जिन प्रोडक्ट को आप पर्टिकुलर इन मार्केट प्लेस के भरोसे पे अपने पास उनका स्टॉक जो होता है वो आप कभी भी अपने पास स्टॉक इकट्ठा ना करें। अगर आप इसका स्टॉक अपने पास रखते हैं और इन मार्केट प्लेस के बिहाफ पे आप अपने प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं और ये सोच के लिस्ट करते हैं कि जो स्टॉक आपने अपने पास रखा है वो इन मार्केट प्लेस पे सेल हो जाएगा। तो इसके लिए मैं आपको थोड़ी सी कुछ गाइडलाइन जो है इनकी, यानी कि कुछ ऐसी स्टेप्स हैं या कुछ को ऐसी कौन कौन सी जो गाइडलाइन होती है जो कि आपको ध्यान में रखनी है। और इसके साथ ही कोई दूसरा जो सेलर होता है सेम आपकी जो लिस्टिंग होती है उस पर वो मैपिंग कर देता है। मैपिंग करने के बाद में आपकी सेल जो होती है वो डिक्रीज हो जाती है। यानी अप्रॉक्स आप मान के चलिए कि आपकी सेल जो भी आपके अगर ऑर्डर आते हैं तो वो आना बंद हो जाते हैं। और बंद होने की वजह क्या रहती है और किस तरह से वो जो मैपिंग जो करते हैं सेलर्स वो पूरी डिटेल में आपको बताऊंगा। और इसके साथ ही उस पर जो मार्जिन जो होता है, यानी किसी भी मार्केट प्लेस पे जो मैं सेल करता हूं तो उसमें मुझे कितना प्रॉफिट अर्न होता है। तो कुछ सेलेक्टेड, मैं ज़्यादा नहीं 3 से 4 प्रोडक्ट ही आपको दिखाऊंगा जो ऐसे प्रोडक्ट हैं जिसके अंदर की मेरी जो लिस्टिंग होती है उसमें कोई दूसरा सेलर अपनी लिस्टिंग कर देता, मतलब उसमें मैपिंग जो होती है यानी आपकी लिस्टिंग के अंदर कोई दूसरा सेलर घुस जाता है, घुस के अपने वो प्रोडक्ट उसी प्रोडक्ट को वो सेल करता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे फ्लिपकार्ट का मेरा सेलर पैनल है, इसी में मैं प्रोडक्ट आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले ये वाला प्रोडक्ट आप देखेंगे एक तरह का ये स्टील का जो होता है कि पिगी बैंक है, जो कि स्क्वायर साइज में है। यदि आप देखेंगे तो अलग अलग तरह के ये मेरी जो है ये सारे के सारे आप देखेंगे फोटोशूट जो है ये मैंने खुद ने किए हैं और ये लिस्टिंग मेरी है। आप ब्रांड का अगर नाम देखेंगे तो मैंने अपना ब्रांड का नाम यहाँ पे दिया हुआ है। और इसके साथ ही ये स्टील का यूटिलिटी कंटेनर है जो कि अगर रेटिंग की मैं बात करूँ तो 3.8 इसकी रेटिंग है। और मैं इसको सेल कर रहा हूँ 279 का। अब 279 का मैं इसको सेल कर रहा हूँ। और अगर मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, नीचे जब होता है कि ये मेरा अपना स्टोर है और इसमें होता है सी अदर सेलर्स। तो जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और क्लिक करके आपको दिखा देता हूँ तो यहाँ पर भी आप देखेंगे कि दूसरा सेलर भी इस लिस्ट के अंदर यहाँ पे है। अब मैं इसको सेल कर रहा हूँ 279 का। अब 279 का मैं इसमें सेल कर रहा हूँ और दूसरा जो सेलर है मेरी लिस्टिंग है इसमें इसको सेल कर रहा है 238 का। तो अब आप ये मान के चलिए कि जो ये प्रोडक्ट है मैं सेल कर रहा हूँ और मैं इसको सेल कर रहा हूँ 279 का। जब तक ये सेलर मेरे इस मैपिंग के अंदर जो नहीं किया इसने, यानी कि ये जब तक नहीं था जब तक मेरे को इसके अच्छे खासे ऑर्डर रिसीव हो रहे थे। लेकिन अब इस केस में क्या होता है कि सेलर जो होता है यहाँ पे इसके अंदर ऐड हो जाता है, क्योंकि ये सेलर भी इसके पास भी इसका स्टॉक है तो ये मेरे से कम प्राइस में इस प्रोडक्ट को सेल कर रहा है। अब अगर मैं इसको 279 का सेल कर रहा हूँ तो मेरा अपना प्रॉफिट इसमें कितना हो रहा है वो चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ। तो प्रॉफिट के लिए मैं फ्लिपकार्ट के सेलर पैनल पे आता हूँ और यहाँ पे मैं आपको जो ऑर्डर कंप्लीट हो चुके हैं उनको दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे कंप्लीट ऑर्डर, और इसके अंदर जो ये वाला है 100 पीस कर लेता हूँ मैं यहाँ पे। और इसमें जो ऑर्डर कस्टमर को मिल चुका है जिसकी पेमेंट मुझे आ चुकी है, मैं केवल वही प्रोडक्ट आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। तो ये आप देखेंगे काफ़ी लंबे टाइम से जो होता है कि मेरे इसके ऑर्डर नहीं आ रहे हैं, लेकिन इससे पहले अगर मैं बात करूँ तो इसके मुझे काफ़ी ऑर्डर रिसीव हुए थे। और इसके बाद में मैं नेक्स्ट करता हूँ तो अप्रॉक्स आप मान के चलिए देखिए 100 की लिस्ट में तो ये मेरे को कोई अभी नज़र नहीं आया वाला, क्योंकि इसके ऑर्डर इससे पहले काफ़ी थे। ये वाला एक ये देखिए, अब ये जो प्रोडक्ट है अब इसमें मैं इसको सेल कर रहा हूँ 279 का और इसमें शिपिंग ऐड हो जाती है तो ये हो जाता है 339 का। अब इस प्रोडक्ट पे जो है मेरे को अर्निंग कितनी हो रही है तो मैं यहाँ से इसको ऑर्डर आईडी को कॉपी कर लेता हूँ। और कॉपी करने के साथ ही पेमेंट के अंदर यहाँ पे होता है सर्च ऑर्डर सेटलमेंट, और यहाँ पर वो ऑर्डर आईडी को मैं पेस्ट कर देता हूँ और करता हूँ सर्च। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अब बैंक में जो सेटलमेंट हुआ है, अब बैंक में कितना सेटलमेंट हुआ है 280 का, मतलब सॉरी 218 का, मतलब 218 रुपये का सेटलमेंट हुआ है। यहाँ पर आप देखेंगे कि कितना सेटलमेंट हो रहा है 218 रुपये। अब अगर मेरी अपनी जो कॉस्टिंग की मैं बात करूं, अब ये जो प्रोडक्ट होता है अब इसके अंदर 218 रुपये जो है मेरे को अपना इसमें सेटलमेंट हो रहा है आफ्टर डिडक्शन। तो अब यहाँ पर मेरा इसमें जो प्रॉफिट होता है, अब प्रॉफिट की अगर मैं बात करूँ तो दोस्तों यहाँ पे ये वाला जो मैं दिखा देता हूँ कि मेरे को जो बैंक में सेटलमेंट अमाउंट कितना हुआ है यहाँ पे 218 रुपये। मैं 218 रुपये आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो अब इसमें मेरी जो कॉस्टिंग होती है, मैं अपनी जो परचेजिंग कॉस्टिंग अगर बताऊँ तो अप्रॉक्सी मेरे को 70 रुपये का पड़ता है।
अब 70 रुपये के प्रोडक्ट को मैं सेल कर रहा हूँ और 218 में से मैं अगर 70 रुपये लेस कर देता हूँ तो मेरा यहाँ पे अप्रॉक्स प्रॉफिट निकल के जाता है 148 का। तो अप्रॉक्स आप देखिए कि 150 रुपये तक का मेरा इसमें एक जो प्रोडक्ट ये एक ऑर्डर होता है उसमें मेरा अपना प्रॉफिट यहाँ पे निकल के आता है। तो अब ये वाला जो प्रोडक्ट होता है, अभी मैंने जो है दूसरा सेलर इसके अंदर इधर मैपिंग करने के लग जाता है ये वाला, और इस केस में अब इसके ऑर्डर आना बंद हो जाता है। तो यहाँ पर आपको क्या होता है कि अपना प्रॉफिट जो होता है, प्रॉफिट तो आपका ख़त्म होने के साथ ही आपके ऑर्डर आना भी बंद हो जाते हैं। तो हालांकि अब इस तरह की जो दिक्कत आती है, ये दिक्कत जब तक रहती है जब तक आपके पास अपना ट्रेडमार्क नहीं होता है। हालांकि सेलर को मैं यहाँ से रिमूव कर सकता हूँ, लेकिन अभी मैं नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ पर जब तक ये, क्योंकि एक छोटा सा प्रोडक्ट है और ये भी मेरी एक लिस्टिंग है। अब दूसरी लिस्टिंग भी आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पर इस तरह की जो समस्याएं होती है दोस्तों, इस केस में आपको ट्रेडमार्क लेना कंपलसरी हो जाता है। और अगर आप ट्रेडमार्क नहीं लेते हैं तो जब तक आप ट्रेडमार्क नहीं लेते हैं, जब तक इस तरह के जो प्रोडक्ट होते हैं उनका स्टॉक अपने पास कभी भी इकट्ठा ना करें, क्योंकि अगर आपके पास ट्रेडमार्क नहीं होता है तो इस तरह के सेलर्स को आप अपनी लिस्टिंग में से रिमूव नहीं कर सकते। अब दूसरा प्रोडक्ट मैं दिखा देता हूँ, वो भी फ्लिपकार्ट का ही है। अब ये वाला प्रोडक्ट आप देखेंगे कैन ओपनर है। अब कैन ओपनर की अगर मैं रेटिंग की बात करूँ तो आप देखेंगे कि 4.2 इसकी रेटिंग है। अब ये वाला जो प्रोडक्ट होता है मैं इसको सेल कर रहा हूँ 341 का। अब 341 का मैं सेल कर रहा हूँ। और अब मैं दूसरे सेलर की अगर बात करूँ इसी प्रोडक्ट को, तो यहाँ पर मैं अगर अदर सेलर्स पे दिखाता हूँ तो इसमें आप देखेंगे 2 और सेलर है। अब 2 और सेलर में आप देखेंगे कि ये वाला जो सेलर है यहाँ पे इसको सेल कर रहा है 330 रुपये का। ये भी मेरी लिस्टिंग है। और मेरी लिस्टिंग के अंदर यहाँ पर क्या होता है, इस केस में मैपिंग के अंदर क्या होता है दोस्तों, कोई भी दूसरा सेलर होता है उसको कोई मेहनत नहीं करनी होती है, सारी फोटोग्राफ्स आपकी रहती है, आपने अपनी डिस्क्रिप्शन, टाइटल वगैरह जितनी भी जो भी चीज़ होती है सारी आपकी मेहनत आपकी होती है। लेकिन वो इसमें अपना मैपिंग करके इस प्रोडक्ट को सेल कर सकता है और आपके कम प्राइस में आपको सेल कर रहा है। मतलब जो भी आपकी जो लिस्टिंग होती है, अब उससे मेरे से यहाँ पे देखेंगे तो प्रोडक्ट की 11 रुपये मेरी इसकी जो है वैल्यू ज़्यादा है और यहाँ पे 330 रुपये है। तो नॉर्मल सी बात है कि जिस प्रोडक्ट की प्राइस कम होगी तो कस्टमर उसी पे अपना ऑर्डर ज़्यादा प्लेस करेगा। तो अब यहाँ पर ये वाला प्रोडक्ट है, इसका 341 अगर मैं इसको सेल कर रहा हूँ तो अब इसका मुझे जो है प्रॉफिट कितना अर्न होता है वो चीज़ भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो अब इसके लिए वापस मैं अपने ऑर्डर्स में एक्टिव ऑर्डर जो कंप्लीट ऑर्डर हो गए उनमें दिखा देता हूँ। और यहाँ पर इसके ऑर्डर मुझे कंटिन्यू अभी मिल भी रहे थे। अब ये वाला वो प्रोडक्ट है। अब यहीं से मैं इसका ऑर्डर आईडी को जो कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करके आपको दिखा भी देता हूँ कि इसमें कितना आफ्टर डिडक्शन जो है मेरा इसमें कितना प्रॉफिट होता है। पेमेंट्स में जाके सर्च सेटलमेंट, और यहाँ पर इस ऑर्डर आईडी को पेस्ट किया, मैंने सर्च किया तो यहाँ पे बैंक में मेरा सेटलमेंट कितना हो रहा है 195 का। अब 195 का यहाँ पे सेटलमेंट हो रहा है, जैसे में 195 का आफ्टर डिडक्शन हो रहा है। अब मेरी परचेजिंग कॉस्ट कितनी है इसकी 110। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि मेरी 110 मेरी परचेजिंग कॉस्ट है। अब परचेजिंग कॉस्ट जो होती है इसको अगर मैं निकाल देता हूँ तो मेरा जो प्रॉफिट निकल जाता है 85 रुपीज़ का, यानी कि 85 रुपीज़ जो होता है मेरा इसमें प्रॉफिट होता है। अब यहाँ पर ये वाला तो ये दोनों ही प्रोडक्ट मैंने आपको दिखाए हैं, हालांकि छोटे प्रोडक्ट है तो इतना इसमें इतना मार्जिन होता नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर आप देखेंगे 85 रुपीज़ का है। तो अगर वो जो सेलर इसको सेल कर रहा है आफ्टर डिडक्शन, अब उसको तो 190 रुपीज़ मिल रहे होंगे, उससे भी कम में मिल रहे हैं उसको, तो उसका प्रॉफिट यहाँ पे 80 रुपये तक का आता है। और यही अगर रिटर्न आ जाता है तो रिटर्न के केस में ये प्रॉफिट लॉस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर मैं आपको यही कहना चाहता हूँ दोस्तों कि ये इस तरह के जो प्रोडक्ट होते हैं, यानी छोटे प्रोडक्ट होते हैं, यूनिक प्रोडक्ट होते हैं, तो यहाँ पर आप ये इस तरह के प्रोडक्ट मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि इस तरह के जो प्रोडक्ट होते हैं दोस्तों, इनका स्टॉक आप अपने पास कभी भी इकट्ठा ना करें। क्योंकि जो भी मार्केट प्लेस आपका होता है, फ्लिपकार्ट का मैंने आपको एग्जाम्पल दिखा दिया है, जब तक आपके पास ट्रेडमार्क नहीं होता है, जब तक किसी भी कोई भी अगर आप अपनी ब्रांड के नाम से जो प्रोडक्ट सेल करते हैं उसका स्टॉक कभी भी इकट्ठा ना करें। और जैसे अगर आपके पास ट्रेडमार्क आ जाता है तो उस केस में जितने सेलर आप यहाँ पे देख रहे हैं, इन सेलर्स को मैं यहाँ अपनी इसमें से रिमूव कर सकता हूँ। मैं इन सेलर्स को करूँगा, लेकिन अभी हाल फिलहाल मेरे को इसमें मैं अभी नहीं कर रहा, क्योंकि अभी मैंने अभी ट्रेडमार्क के लिए जो है अप्लाई नहीं किया है। जैसे ही मेरा अपना ट्रेडमार्क मुझे मिल जाता है उस केस में इमीडिएटली मैं इन सेलर्स को जो है अपनी लिस्ट में से रिमूव कर सकता हूँ। तो एक आइडिया तो ये हो गया। अब इसके साथ ही फ्लिपकार्ट का मैंने आपको दिखा दिया। अगर जैसे अमेज़ोन की बात करूँ, अमेज़ोन में दोस्तों क्या होता है कि नॉर्मली जब तक आप अपना ट्रेडमार्क नहीं लेते हैं तो आप जो प्रोडक्ट सेल करते हैं उसमें सारे के सारे जो होते हैं जेनरिक प्रोडक्ट होते हैं। जैसे मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ अपनी इन्वेंट्री, और कुछ मैंने प्रोडक्ट आज ही यहाँ पे इसमें अपलोड किए हैं। जैसे ये वाला मैं आपको दिखा देता हूँ, ब्रास का ये स्टैंडिंग लैंप है। अब इसी के अंदर ये वाला लैंप मैं इसको सेल कर रहा हूँ 850 का। अब यहाँ पर अब अमेज़ोन पे अगर कोई भी प्रोडक्ट जब तक आप सेल करते हैं और वो जेनरिक प्रोडक्ट होता है, अब यहाँ पे आप देखेंगे जेनरिक प्रोडक्ट है
तो जो जेनरिक प्रोडक्ट होता है इसका भी आप अपने पास स्टॉक कभी इकट्ठा ना करें, क्योंकि जो जेनरिक प्रोडक्ट होते हैं उसमें कोई सा भी सेलर इसमें अपनी मैपिंग कर सकता है आपके प्रोडक्ट की, और मैपिंग करने के साथ ही वो इसमें ऐड हो सकता है। और अगर मैं इसको 850 में सेल कर रहा हूँ तो वो इससे कम प्राइस में भी इसको वो सेल कर सकता है। तो यहाँ पर आपको जो जेनरिक कैटेगरी के जो प्रोडक्ट होते हैं अमेज़ोन पे स्पेशली, तो उसका आप यहाँ पर स्टॉक कभी भी इकट्ठा ना करें, क्योंकि जो जेनरिक प्रोडक्ट होते हैं उसकी मैपिंग के लिए फ्लिपकार्ट की सॉरी अमेज़ोन खुद उसको अलाउड करता है, और ऐसे जो सेलर्स होते हैं उनको आप रिमूव भी नहीं कर सकते हैं, चाहे वो अमेज़ोन हो गया चाहे फ्लिपकार्ट पे जो अपनी ब्रांड के जब तक आपके पास ट्रेडमार्क नहीं होता है जब तक आप उनको रिमूव नहीं कर सकते हैं। और अमेज़ोन का मैंने आपको बता दिया दोस्तों, जो जेनरिक प्रोडक्ट होते हैं उनकी आप मैपिंग कर सकते हैं ईजी वे में, कहीं पर भी कोई आपको उसमें नुकसान नहीं होता है, और कोई भी जो सेलर्स होता है आपकी कंप्लेंट भी नहीं कर सकता है, आपके खिलाफ कोई एक्शन भी नहीं होगा। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों, अगर आप कोई भी किसी भी मार्केट प्लेस पे अगर जो प्रोडक्ट सेल करते हैं, अगर अमेज़ोन पे आप जेनरिक प्रोडक्ट सेल करते हैं तो उसका स्टॉक कभी भी अपने पास ना रखें, क्योंकि जितने जैसे ऑर्डर आते रहते हैं उस मार्केट में आप उस हिसाब से अपने ऑर्डर जो उसमें परचेज करें और उनको आप डिस्पैच करें। तो यहाँ पर ये तो मैंने अमेज़ोन के बारे में बता दिया, फ्लिपकार्ट का भी मैंने आपको बता दिया कि फ्लिपकार्ट में भी कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो यूनिक प्रोडक्ट होते हैं, या तो आप इनके साथ में कोई ऐसी चीज़ ऐड कर दें जो कि मार्केट में इजी वे में ना मिले। तो जो प्रोडक्ट मार्केट में इजी वे में मिल जाता है और दूसरे सेलर्स भी उनको सेल कर सकते हैं, तो मेरी ओर से आपको रिकमेंड यही किया जाएगा कि दोस्तों ऐसे जो प्रोडक्ट होते हैं इनको आप कभी भी अपने पास स्टॉक इकट्ठा ना करें, और जब तक आपके पास अपना ट्रेडमार्क नहीं होता है जब तक तो स्पेशली किसी भी प्रोडक्ट का आप अपने पास स्टॉक इकट्ठा ना करें। अगर आप स्टॉक इकट्ठा करते हैं और पैसा भी आपका उसमें ब्लॉक हो जाता है और कोई दूसरा सेलर अगर आपकी जो लिस्टिंग के अंदर घुस जाता है आप उसको रिमूव नहीं कर पाते हैं, तो आपको इसमें अच्छा खासा लॉस जो है वो देखने को मिलता है। तो दोस्तों इस तरह की कुछ बेसिक सी गाइडलाइन होती है, इन गाइडलाइंस को फॉलो करके जब तक आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं होते हैं, तो जब तक आप अपने किसी भी कोई सा भी जो प्रोडक्ट होता है उसका स्टॉक अपने पास इकट्ठा ना करें। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।